साइबर अटैक सबसे बड़ा थ्रेट क्यों बोला जाता है? 10.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होगा ग्लोबली बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम। इंडस्ट्री आजकल एआई के जरिए आप फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, वॉइस हर चीज कॉपी कर सकते हैं। तो आप विश्वास किस पे करेंगे? स्क्रीन शेयर जब भी आपको कोई करने को बोलते हैं, सतर्क हो जाइए यार, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों? इस स्कैम में क्या होता है, स्क्रीन शेयर की, उनके पास आपका नंबर है, उनको ओटीपी चाहिए, तो जैसे ही भेजा ओटीपी सामने दिख गया, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर्ड है, ऊपर से ओटीपी दिख गया, खटाखट। उसको ये बोल दिया जाता है कि ये आदमी इस कलर की शर्ट, इस कलर की ट्राउजर और ये फोन होगा उसके हाथ में, इसको ये बैग हैंडओवर कर देना। 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों ने खोए हैं इस चीज के ऊपर। क्रिमिनल्स मैं हमेशा बोलता हूँ वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पता है मानसिकता से खेलना कैसे है। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर मैं किसी एल्डर सिटीजन को लालच दूंगा, काम नहीं करेगा। किसी यंगस्टर को डराऊंगा, काम नहीं करेगा। लेकिन वही मैं रिवर्स कर दूं, मैं एल्डर सिटीजन को डराऊं और यंगस्टर को लालच दूं, तो परफेक्ट काम कर जाएगा। वो कह रहा है कि आज सोशल मीडिया का इतना ओवर यूसेज है कि हमारे को ये लस्ट के ट्रैप में पड़ना, जिसको हम हनी ट्रैप भी बोलते हैं, बहुत आसान पड़ गया। एआई आपको रिप्लेस तो शायद फ्यूचर में करे ना करे, लेकिन आज अभी वो इंसान जिसको अच्छी तरीके से एआई को इस्तेमाल करना आता है, वो जरूर आपको रिप्लेस करेगा। 800 रुपये 900 रुपये में आपने वॉइस टू वॉइस के एक्सेस दे दिए। हाउ डेंजरस। इंसानी फितरत है कि टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना बहुत लाजमी सी बात है, लेकिन वही हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिमिनल्स को कम मत आंकिए। एक ऐसा एआई जो वो सब काम कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपने जो मूवीज देखी हैं, जो रोबोट, मैट्रिक्स वगैरह, मैं ये नहीं कहूँगा वो एकदम से आ जाएगा अभी, लेकिन उस तरफ जो पहली बार ऑफिशियल शुरुआत वो हो चुकी है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द निक नैक शो। आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट, साइबर लॉ एक्सपर्ट। आपने अधिकतर देखा होगा व्हाट्सएप पे फ्रॉड हो जाता है, बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है, लोगों के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है उनके लैपटॉप्स के ऊपर, लेकिन वो रिपोर्ट करने से डरते हैं। उनको तरीका ही नहीं पता कि मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है। फिशिंग स्कैम्स, आपके पास लिंक्स आते हैं, क्या आपको उस लिंक को खोलना चाहिए? क्या सही तरीका है? कई बार बैंक से जेन्युइन लिंक्स भी आते हैं। आपने अधिकतर एड्स देखे होंगे, एयरटेल अपना ऐड निकालता है। एआई क्या कि हमारा फीचर एआई एनेबल्ड है, हम स्पैम को रोकेंगे। आपको ऐसे ऐसे किस्से बताएंगे कि आपके मोबाइल से इंटरनेशनल 500 व्हाट्सएप चले जाते हैं, 500 मैसेजेस चले जाते हैं। एक ही एपिसोड अभी पीछे मेरे साथ हुआ जिसमें 1 मिनट के अंदर 500 मैसेजेस एक इंटरनेशनल नंबर पे मेरे मोबाइल से चले गए, जो कि मैंने नहीं भेजे थे। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग, एक बहुत ट्रेंड चलता है, आप अपने बच्चों को आईपैड दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, वो कहते हैं गेम्स खेलिए। गेम्स खेलते खेलते क्या वो साइबर क्राइम या किसी स्कैम का या किसी ऐसे लिंक का शिकार तो नहीं हो रहे जिससे कि सारा डेटा आपका लीक हो रहा है उसके अंदर? तो आज बात करते हैं श्री साक्षात दुग्गल जी से, जो कि 20 टाइम्स 20 बार, मैं रिपीट कर देता हूँ, 20 बार टेडेक्स स्पीकर है, एंड ही हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एस्टीम्ड मेंबर ऑफ फोर्ब्स कम्युनिकेशन काउंसिल। एक आर्टिफिशियल लॉ एक्सपर्ट है। इन्होंने प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, DRDO, एम्स, NIDM, यहाँ पे इन्होंने गेस्ट अपने लेक्चर्स भी दिए हैं, और ये कंपनी फाउंडर्स और कॉरपोरेट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स को AI के सब्जेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राइम, साइबर लॉज, बिजनेस कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अपने लेक्चर्स देते हैं और इनको समझाते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन हमारी सुधर सके, जिससे कि हम साइबर क्राइम, साइबर अटैक, इसका हम विक्टिम ना बने। आज मिलते हैं श्री साक्षात दुग्गल जी से। साक्षात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द निक नैक शो में। थैंक यू सो मच जी। आज मैं बहुत खुद एक्साइटेड हूँ बिकॉज काफ़ी सारी बातें करनी है हमने आज। एंड जैसा कि आपने कहा, यंगर जनरेशन, मैं कहूँगा सिर्फ यंगर जनरेशन नहीं, सब तमाम अलग अलग जनरेशन्स को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। आज अब आप और मैं बैठे हैं, ये पॉडकास्ट माइक से लेके, मोबाइल से लेके, ना जाने क्या क्या। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एंड इसे एक डिस्कशन में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। इंडिया के लिए साइबर क्राइम या एक जो कहते हैं कि साइबर अटैक, ये सबसे बड़ा थ्रेट क्यों बोला जाता है? सर, आपने खिचड़ी खाई है?
बिल्कुल खाइए जी। है ना। खिचड़ी में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं और खिचड़ी अलग अलग टाइप की भी होती है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी अगर मैं साइबर स्पेस की बात करूं तो खिचड़ी बन चुकी है। अगर आप लीगली बात करें, आप जी गवर्नमेंट की तरफ बात करें, आप इंडिविजुअल्स की तरफ बात करें, देखिए 3 प्लेयर होते हैं अगर मैं साइबर स्पेस की बात करूं। पहला आती गवर्नमेंट, जो सरकार है, जी। जो अपने अपने इनिशिएटिव्स उनको लाने हैं, अलग अलग चीज़ें करनी है। दूसरी है अपनी अथॉरिटीज़ जैसे आरबीआई हो गई, आपके सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, और तीसरा आता है कॉमन सिटीजन। ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि तीनों ही सेम पेज पे नहीं है, अलग अलग काम हो रहे हैं। आप एक तरफ आप देखेंगे सरकार अभी हाल ही में पीछे हमारे इतने सारे जो आपकी कॉलर ट्यून है वो साइबर क्राइम से बचें, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया मूवमेंट चली हुई है। दूसरा हम आरबीआई या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कुछ जजमेंट्स आ रही हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इसको स्ट्रीमलाइन करा जाए। और तीसरा आता है कॉमन सिटीजन, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। 150 करोड़ की जनता 150 करोड़ की जनता है और बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही, ये बढ़ रही है। डेटा कंजम्पशन बहुत आसान है, सस्ता है और इतने ज़ोरों शोरों से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अवेयर नहीं है। तो होता क्या है, ये तीनों प्लेयर्स जिनको सेम स्टैंडिंग पे रहना है वो अलग अलग जगह पे, जिसे कहते हैं अपने इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। डिफरेंट कैंपेन्स कह लीजिए, कैंपेन्स कह लीजिए, सेम प्रकार से एक तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं हो रहा। उस चक्कर में हो क्या रहा है, लीकेजेस हो रहे हैं, और जहाँ लीकेजेस हो रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स वहीं अटैक कर रहे हैं। आपने जो मुझसे सवाल किया इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम क्या है साइबर क्राइम के, उसमें तो मैं कहता हूँ दो धारी तलवार है। प्रॉब्लम भी है लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ग्लोबली सबसे नंबर 1 प्लेयर बन सकता है, और इसके बहुत ही आप सिंपल अगर आप लॉजिक से जाएं, हाईएस्ट पॉपुलेशन, डेटा कंजम्पशन आसान है, यूथ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर है, और अगर आप एक सेंटिमेंट की अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। यूएस अभी किसी को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, चाइना कोविड के बाद थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है, रशिया अपनी वॉर में बिजी है, बचा कौन इमर्जिंग इकोनॉमीज में, इंडिया। तो इतने बिजनेसेस इंडिया पे बेट कर रहे हैं। अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्रिमिनल के लिए बेस्ट हब स्पॉट बन जाता है अटैक करने के लिए। उसके लिए तो पूरा तालाब है, इतनी सारी मछलियाँ हैं, जैसी भी अटैक करें। तो मेरा ऐसा मानना है अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन ये लीकेजेस जब तक रहेंगे तब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी। इसलिए इतना सारा है कि बवाल पैदा हो बवाल, चुका है। बवाल इज द राइट वर्ड। बवाल पैदा हो चुका और आप अगर ये सोचे कि अच्छा मैं किसी एक बवाल को कम करूँ, कुछ नया पैदा हो जाता है। सर एयरटेल अपना एडवर्टीजमेंट कम करता है और ये ज़्यादा बताता है कि हम फिशिंग अटैक्स को रोकते हैं, हम थ्रेट को रोकते हैं। पता है ये आपके कॉलर ट्यून्स, जैसे अभी आपने बताया, पहले कोई बॉलीवुड की कॉलर ट्यून्स होती थी, कोई आदमी कहता था भाई मेरे को बॉलीवुड की कॉलर, आजकल तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई कॉलर ट्यून्स किसके लगाओ, जागरूकता के लिए, कि आप किसी के जंजाल में ना फंसे, आपको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की एजुकेटेड परसेंटेज कितनी है 150 करोड़ में से 30 से 35%। इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहला आपने कहा कि जागरूकता के लिए, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले किसी के साथ बैठा था, ऐसी कॉफ़ी पे हम बैठे, और उन्होंने कहीं कॉल मिलाना था, वो उन्होंने फ़ोन उठाया। अब फ़ोन जैसी किया वो कॉलर ट्यून आ गई, वो ऐसे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे वेट कर रहे थे कि कब ये खत्म होगा, फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा कॉल खत्म हो गई, मैंने उनसे पूछा ये आपने क्या किया है, कहते यार मैं पक गया हूँ, हर रोज़ वही सुनते सुनते कितनी बार सुनूँ, हो गया मैं जागरूक। और आप मानेंगे नहीं, 2 हफ्ते बाद उनके साथ साइबर क्राइम हो गया। वही साइबर क्राइम वैसे ही हुआ जो कॉलर ट्यून में बोलते हैं कि आप अनजान उससे OTP शेयर ना करें, लिंक शेयर ना करें, और तब वही वाली बात है कि ये पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा जो आपने कहा कि एजुकेशन है वो लेवल, लिटरेसी लेवल अभी बढ़ रही है, बट मैं कहीं ना कहीं इससे एग्री नहीं करता। आपने कभी देखा होगा, चाय पे चर्चा जब होती है, नॉर्मल हम बैठते हैं, एक लाइन बड़ी क्लीशेड है जो हम बोलते हैं कि आजकल तो पढ़े लिखों के साथ भी स्कैम हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अभी पीछे डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आपने देखे, बड़े से बड़े विद्वान, एजुकेटेड, नॉलेजेबल लोग, नोबेल प्राइज विनर्स, IAS ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सबके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? कोई शायद 6ठी पास, कोई 10वीं पास। तो वो जो हमें लगता है कि यार एजुकेटेड होकर हम बच सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मैं क्या मानता हूँ भ्रांति है। एजुकेशन की नहीं है, अवेयरनेस की है। आप कितनी डिग्री ले लीजिए, कितने कोर्सेज कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय पर जब साइबर क्रिमिनल आपको अटैक कर रहा होगा ना, अगर आप अवेयर हैं कि अरे ये डीप फेक है, मुझे इससे बचना चाहिए, ये OTP स्कैम है, मैं इससे बच सकता हूँ, वहाँ पर ही सारी गेम छुपी है। यूजुअली होता क्या है कि लोगों के साथ इतने रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं होते। मैं आपसे चाहूँगा कि कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, जहाँ पे हम 2 मिनट के लिए बात करते हैं कि भाई इस तरीके से साइबर अटैक होता है, या इस तरीके से ये जो अटैकर्स है आपको अपने जंजाल में, मैं तो जंजाल बोलता हूँ इसको, अपने जंजाल में फंसाते हैं।
देखिए साइबर क्राइम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 ऐसे केस शेयर करना चाहूँगा जो अभी हाल ही में हुए, सो दैट लोगों को पता हो आजकल ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। पहला, ये एक नौजवान है, कॉलेज में है लड़का, और दिल्ली का ही केस है। तो ये भाई साहब ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हैं। एक ऐप है डिस्कॉर्ड करके, यहाँ पर लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, अपने दोस्त बनाते, गेम खेलते हैं। यहाँ पे कोई इसको मिल गई, अच्छा जी ये लोग दोस्त बन गए। अब होता क्या है कि आपसे कोई स्ट्रेंजर है, आप उससे बात कर रहे हो, आपको कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं कि भाई मुझे कंफर्म होना चाहिए लड़की है या कोई पता नहीं कौन है ये। तो ये भाई साहब बोलते थे अच्छा मुझे पिक्चर भेजो, ऐसे करते वैसे करते, और ये पिक्चर्स भेजती थी। ठीक है, तो इनको यकीन हो गया, अरे वाह ये तो मतलब यही है। और प्यारी उन्होंने बातें करी, इनको लगा जी हम तो बहुत ही बढ़िया है, साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है। एक पॉइंट के बाद जब ट्रस्ट आ गया तो ये सो कॉल्ड लेडी, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक बड़ी अच्छी स्कीम है, ये क्रिप्टो की लगाते हैं और पैसे आ जाएंगे। इसने पहले यकीन नहीं किया। उस लड़की ने पहले से 100 रुपये लिए और 100 का 3000 बना के दे दिए। 3000 रुपये दे दिए इसको। जब 3000 रुपये एक्चुअल पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो ये इसको ट्रस्ट हो गया कि अरे वाह ये तो मतलब सही स्कीम है। करते 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 एक पॉइंट के बाद करीब 12 से 13 लाख इसने इन्वेस्ट कर दिया और आउट। और असल में वो लड़की है भी नहीं, बाद में जाकर पता लगा वो ये तो इनके साथ हुआ है, लेकिन ये पूरा एक रैकेट था। एक आदमी ये सब काम कर रहा है। और आप मुझसे पूछेंगे कि यार ये लड़की की फ़ोटो कहाँ से आई? थैंक्स टू एआई है। आज आप एआई आप लिखेंगे डीप फेक वीडियो जनरेटर या वॉइस क्लोनिंग वीडियो जनरेटर, आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी। या तो फ्री सॉफ्टवेयर होंगे या पेड सॉफ्टवेयर होंगे, और पेड भी कितना, 2000 रुपये पर मंथ। अगर मुझे 3 लाख रुपये कमाने किससे मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ, क्या बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमें लगता है ना कि यार अरे थोड़ी पिक्चर मंगवा लेंगे, वीडियो कर लेंगे, आज एआई के ज़रिए वो इतनी हद तक कॉपी हो सकता है, इस हद तक पोर्ट्रे हो सकता है कि अब ये बताना मुश्किल है क्या सही है क्या झूठ है। ये पहला केस है। दूसरा, एक फादर है, और मैं ये केस हमेशा कोट करता हूँ सेकंड वाला, क्योंकि ये और भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। एक फादर हैं, आईटी सेक्टर से हैं, एक्सपीरियंस्ड, उनके 2 बच्चे हैं। जो छोटी बेटी है वो 4th स्टैंडर्ड में है। अब इनका एक रूटीन है, ये सुबह हर रोज़ को बस स्टॉप पे छोड़ के अपना काम पे निकल जाते हैं। एक दिन इन्होंने ये किया, आगे चले गए। अब उस दिन ये मीटिंग में है, अब कॉल इनको आता है और कॉल पे लिखा है स्पैम। अब आप मुझे बताइए, आपको स्पैम कॉल आएगा, आप क्या करेंगे? कट कर देंगे, म्यूट कर देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार वो कॉल आ गया, सेम नंबर। अब इनको लगा शायद यार अमेजोन से हो सकता है मंगवाया, चलो जी कोई भी उठा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उठाया, दूसरी साइड पे थे किडनैपर्स। वो कहते जी हमने आपकी बेटी को कर लिया किडनैप, अब आप जो हो पैसे ट्रांसफ़र करो। अब कोई भी आम इंसान, कोई फादर, वो बोलेगा कि यार मुझे मेरी बेटी से बात कराओ, क्या चक्कर क्या है। बेटी से बात कराई, करीब कुछ मिनट तक बात कराई। अब बच्ची, आप खुद बताइए, बच्ची 4th स्टैंडर्ड में है, फादर के पास कुछ मिनट है उससे बात करने के लिए। किसी भी फादर के लिए ये इनफ टाइम है ये भांपने के लिए कि क्या दूसरी लाइन पर मेरी बेटी है या नहीं है। अब फादर को यकीन हो गया, फादर ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसको एक रैंडम लोकेशन मिल गई। अब जब वो रैंडम लोकेशन की तरफ आ रहा था, उसने सोचा मैं प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ स्कूल की, कुछ ये सब चीज़ें हो रही उनको पता होना चाहिए। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को कॉल किया और वो शॉक्ड कि यार स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं सर मैं अभी उनसे लंच ब्रेक में मिली, अब क्या बातें कर रहे हैं। ये स्कूल प्रिंसिपल से लड़ना शुरू हो गए कि नहीं कोई गलतफहमी है, आप जाके देखिए, चेक करिए, अच्छा खासा लड़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा सर ठीक है, आप मुझे 15-20 मिनट दीजिए। उन्होंने लिया थोड़ा टाइम और अब उनसे बात करवाई उनकी असली बेटी से। ओह माय गॉड, यहाँ हुआ क्या, यहाँ इसे कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग। और बहुत लोगों को लगता है कि अरे वॉइस क्लोनिंग कितनी मुश्किल है। मैं इसका एक छोटा सा एक पब्लिक में एग्जांपल देना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे आजकल आपने खुद देखी होंगी, बड़ी रील्स वायरल हो रही हैं। किशोर कुमार के गाने अरिजीत सिंह गा रहे हैं। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर गाने गा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर गाने गा रहे हैं। हमारे कभी विराट कोहली गाने गा रहा है, कभी रोनाल्डो गाने गा रहा है। अच्छा, आपको पता है वो स्पोर्ट्स पर्सन है या पॉलिटिशियन है तो वो नहीं है सिंगर, लेकिन अगर यही मैं किसी आम आदमी की आवाज़ में गवाऊँ, आप नहीं बता पाएंगे कि क्या ये उसी आम आदमी की आवाज़ है, नहीं है। तो वो हमें मजाक लगता है कि अरे चलो जी ठीक है, मीम बन रहा है, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ, एक और एग्जांपल है, बच्चा बाहर पढ़ने गया है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और अब हर बच्चा ये रिलेट कर पाएंगे जो हॉस्टल में रहते हैं, उनका एक फिक्स टाइम होता है माँ बाप से बात करने का। बिल्कुल ठीक है, यूजुअली शाम के टाइम। हाँ, इसका रात में होता था कि जी रात को 9-10 बजे हम बात करेंगे। अब इस बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक दिन माँ बाप को कॉल आता है रात को, और बच्चे की आवाज़ में कि अरे बड़ी डरी आवाज़ में कि मुझे बचा लो, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, मेरे दोस्त ने पी हुई थी, उसने गाड़ी ठोक दी, पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। उससे किसने फ़ोन लिया और पुलिस वाला कहता है चलो जी भाई तुम्हारे बेटे को हम धर रहे हैं, अब अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम देख लेना। ये बड़े घबरा गए। अच्छा, फ़ोन कट किया, वो भी ओवरसीज। हाँ,
अब फादर है जो नहीं ओवरसीज भी नहीं, ये केस तो नॉर्थ दिल्ली का ही, नॉर्थ इंडिया का ही है, लेकिन ये विद इन इंडिया है। जो बच्चा है वो यूपी साइड में पढ़ने गया था, तो अब फादर थोड़े मतलब हैरान हो गए, रात के 11 साढ़े 11 फ़ोन सो रहे थे और ऐसे एकदम से कॉल आता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है वो फिर भी अवेयर थे, उनको ये फ़ोन किसी और नंबर से आया था, उन्होंने कोशिश की बेटे को मिलाने की, नहीं मिला फ़ोन। अब जब नहीं मिला वो और डर गए, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, पूरी रात बेटे से कोई बात नहीं हो पाई। बेटा उस समय एक्चुअल रियल लाइफ में सो रहा था। अगले दिन वो सुबह उठा है, उसने नॉर्मल कॉल किया तो हैरान कि बेटा तो हमारा सो रहा था। तो अगेन वॉइस क्लोनिंग, आपको याद होगा कोविड से पहले ऐसे कॉल आते थे, वो आवाज़ की मिमिक्री करके वो करते थे कि अरे मैं तुम्हारा चाचा ताया बोल रहा हूँ, पैसे की ज़रूरत है ये वो। आजकल वो करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एआई के ज़रिए आप फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, वॉइस हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं। तो आप विश्वास किस पे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर फेसबुक के ऊपर मैसेंजर्स पे रिक्वेस्ट आती है, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। बड़ी सुंदर सी लड़की, बड़ी खूबसूरत सी लड़की आती है, कहती व्हाट्सएप नंबर दे दो। मेरे साथ भी एक किस्सा हो गया, नहीं दिया भाई। यूजुअली उसने टाइप किया होगा, मेरा तो व्हाट्सएप, मेरा तो क्या है मैसेंजर्स के ऊपर ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो उसका मेरे पास व्हाट्सएप पे हाय आ गया, बड़ी सुंदर सी फ़ोटो लगी हुई, वांट टू बी फ्रेंड। मैंने कहा यार मेरे जैसे सावले बंदे के साथ तो तेरे जैसी खूबसूरत मैच नहीं है। मैंने कहा यार ये फ्रॉड है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आधा घंटा खाली है, हम भी थोड़ा इसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? कह रही बॉम्बे। मैंने कहा लोकेशन भेजो। सर लोकेशन आई, उसकी लोकेशन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है मैप के अंदर बॉम्बे में कोई। मैंने उसको मैप को जब क्लिक किया तो वो थाईलैंड से बेसिकली। तो मैंने कहा मैं इस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। कहते यू शेयर योर लाइव लोकेशन। मैंने कहा लाइव लोकेशन नहीं, आप इस लोकेशन पे आ जाइए। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने कहा बॉम्बे में आ जाइए, आराम से कॉफ़ी पियेंगे साथ में। आधे घंटे बाद गाली गलौज के व्हाट्सएप चालू हो गए। तो टिपिकल मतलब वो समझ गया कि नहीं होने वाला है कुछ, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या है, ऐसे में यंग जनरेशन खासकर बच्चे, वो सुंदरता देख के जो है ना अट्रैक्शन आ जाती है, और वो फिर लीकेजेस इन्फॉर्मेशन की। और ये सबसे बड़ी जो लीकेजेस, जैसे अभी आपसे भी पता लगी है, और कैंपेन तो चले ही हुए हैं कि भाई सोशल मीडिया पे जब तक आप कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, अपनी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिए। अब ये देखिए ना व्हाट्सएप स्कैम्स, किस तरीके से व्हाट्सएप स्कैम्स, किस तरीके से लिंक्स आ रहे हैं कि लिंक को आप खोलिए। अब कई बार क्या होता है, कोई बैंक से जेन्युइन लिंक आया, बहुत डर लगता है। तो इसके बारे में ये आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि कोई बैंक से लिंक आया, कई बार ओटीपी भी आता है बैंक से, कि वेदर दिस ओटीपी इज़ जेन्युइन और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि आज वॉइस क्लोनिंग हो सकती है तो क्या ओटीपी क्लोनिंग नहीं हो सकती? कि मेरा एचडीएफसी बैंक है या मेरा आईसीआई बैंक है और मेरे को एक रेमिटेंस डालनी है या मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, मेरे को सब चीज़ में ओटीपी आता है, मेल के ऊपर भी आता है और आपका मैसेज के ऊपर भी आता है। तो अब आने वाले टाइम में कैसे आइडेंटिफाई करें, किस पे विश्वास करें? तो थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए भगवत गीता में ना एक श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा एक श्लोक बोला था कि अगर आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को शुद्ध करना चाहते हैं ना, तो 5 चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए, आपके सेंसेस जो हम बोलते हैं। तो साइबर स्पेस में भी ना कुछ ऐसे ही है। हम लोग बात करते हैं ये क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया। मैंने एक ट्रेंड देखा है कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं लेकिन फंडामेंटल चीज़ पकड़ते नहीं है। अगर आप आज डीप फेक को पकड़ रहे हैं, मान लिया आपने डीप फेक पे पकड़ पा भी ली, सब इन्फॉर्मेशन ले ली, कोई नया क्राइम आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पता है कि यार ये फंडामेंटल पॉइंट मुझे पता लग गया ना, तो कल को एटलीस्ट 90% क्राइम्स का मुझे नेचर पता लग जाएगा। अब ये फंडामेंटल पॉइंट्स है क्या? कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स मैं बोलता हूँ, जब वो रेड फ्लैग आपको इंटरनेट पे दिख जाएं, उसमें से एक भी दिख जाए, तो आप सतर्क हो जाइए कि यार ये कोई साइबर क्राइम ही है। पहला होता है फियर साइकोसिस, बहुत डर का माहौल क्रिएट कर देना। इसका एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट जो केसेस हुए थे कि जी सो कॉल्ड पुलिस या सीबीआई आपको कॉल कर रही है और वो जी आपकी कहती है आपके खिलाफ वारंट है, डरा रही है ना, आपको धमका रही है, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आपको अननेसेसरी ज़्यादा जब मैं फियर साइकोसिस बोलता हूँ, अब आप अगर एक नॉर्मल आम आदमी है, काम कर रहे हैं और आपके पीछे सीबीआई पड़ गई, खुद सोचिए मेरे पीछे सीबीआई क्यों पड़, इतना हुआ क्यों बनाया जा रहा है इस चीज़ का। जब ऐसा कुछ हो, ये पहला रेड फ्लैग है। दूसरा होता है जैसे आपने कहा लस्ट, कि भैया आपको कोई सुंदर सी लड़की, ज़्यादातर लड़कों के साथ ही मैंने देखा है होता है सुंदर लड़की या कोई फॉरेन लड़की की। आजकल तो पहले फोटोज़ होती थी, आजकल तो एआई से जनरेट करके आप नई पिक्चर बना सकते हैं। आपको किसी इंसान की पिक्चर भी लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एआई से जनरेट करके जी उनको भेज दीजिए 10-15 पिक्चर्स उसकी आराम से, और दूसरे को ट्रस्ट हो जाता है।
और हो क्या रहा है कि आज सोशल मीडिया का इतना ओवर यूसेज है कि हमारे को ये लस्ट के ट्रैप में पड़ना, जिसको हम हनी ट्रैप भी बोलते हैं, बहुत आसान पड़ गया है। तो जब भी आपको, जैसे आपने कहा, ये ना अजीब है कि यार ये इतनी सुंदर, सो कॉल्ड सुंदर सी लड़की एकदम मेरे को क्यों मैसेज कर रही है, फ्रेंड बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तीसरा होता है आपको लालच जब बहुत दिया जाए, जब वो कहते हैं ना 1 का डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, जो आजकल आप देखते हैं क्रिप्टो स्कैम हो रहे हैं। हाँ, ये क्रिप्टो का आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि आप क्रिप्टो में डील कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, टुडे आई हैव मेड दिस मच अमाउंट, एंड वो आपका पूरा महीने का अपनी समरी भेज देते हैं कि व्हाई डोंट यू स्टॉक इन्वेस्ट। मार्केट के साथ भी सेम है कि जी स्टॉक मार्केट उठ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रेड करिए। मतलब लालच जहाँ पे होगा ना, अब तो फॉर्चुनेटली गेमिंग पर ये जो नया लॉ आ गया है जहाँ बैन कर दिया गेमिंग को रियल मनी के साथ, वरना इससे पहले गेमिंग में भी था कि जी आप इस पे पैसे लगाइए और आपका डबल करिए। सर, गेमिंग तो बेसिकली बेटिंग ही था ना। बेटिंग ही था। देखिए, उस थोड़ा मैं मुद्दे से हल्का सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। जो गेमिंग बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए हुआ क्योंकि आपने लास्ट 1.5-2 साल में देखा होगा कितनी वीडियोस फोटोज आती थी जहाँ पर बच्चे लत में पड़े हुए हैं, बिल्कुल लत का शिकार। और सबसे बड़ी बात है, सेलिब्रिटीज़ भी इसको इंडोर्स करते थे, तो बच्चों के ऊपर और भी गलत प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना था। तो सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा, एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि आपने रियल मनी की जो लेन देन हो रहा है गेमिंग में, उसको बंद करा दिया कि किसी को लत नहीं लगेगी। आप जो रियल मनी नहीं, उस पर कितना भी खेलते रहिए, बट रियल मनी पे पाबंदी लगा दी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आपको ज़्यादा लालच दिखाया जाए तब भी आप सतर्क हो जाइए। चौथा है टू गुड टू बी ट्रू। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई बंदा आके बोले सर मेरी एक पिक्चर खींच दो, मैं आपको आईफोन दूंगा। आप मानेंगे? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे दाल में कुछ काला है। लेकिन यही सेम चीज़ या इससे मिलती जुलती चीज़ मैं आपको ऑनलाइन बोलूँ, वो आते नहीं आपके 3 फोटोज़ पे कमेंट करिए, 15,000 रुपये कमाइए, ये टू गुड टू बी ट्रू कि मुझे को इतने पैसे इतने छोटे काम के लिए क्यों देगा? जब टू गुड टू बी ट्रू हो जाए तब भी ये चीज़ है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, जब आपको कहीं ना कहीं लग जाए कि यार सब चीज़ें ना बहुत स्मूथ जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर डिजिटल अरेस्ट की बात करूँ, ये अगेन एक रियल केस है। एक लेडी, इनके साथ 60s में इनके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है। अच्छा, हमें लगता है कि ना हमेशा क्रिमिनल्स धमकाते हैं, डराते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ। यहाँ क्रिमिनल थोड़ा और स्मार्ट था। उसने बोला माँ जी आपके ऊपर ये तो केस वेस हो गया है, लेकिन ना मुझे आप बिल्कुल, आप मेरी माँ की तरह हैं, मुझे मेरी माँ की तरह बिल्कुल लगते हैं, आप मेरे पे भरोसा करिए। सेंटिमेंटल कर दिया, मैं आपको इससे निकलवाऊंगा। 3 दिन 72 आवर्स तक वो डिजिटली अरेस्टेड थी, यानी वीडियो कॉल पे थी, लेकिन वो रिलैक्स थी क्योंकि उनको तो लगा मैं तो सही हाथों में हूँ, मेरे ऊपर किसी ने क्राइम केस कर दिया है, लेकिन ये पुलिस वाले तो मेरे को अपनी माँ की तरह देखता है, ये मेरे को सीधा इस झंझट से छुड़वाएगा। तो 3 दिन तक वो आराम से चैन से बैठी हैं। उसने एंड में बोला माँ जी आप ये कुछ पैसे हैं, आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमारा थोड़ा प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। उन्होंने खुशी खुशी कर दी, जब बिल्कुल स्मूथ जा रहा हो, केक वॉक। एक और एग्जाम्पल है जो, ये तो बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है कि आपको पेटीएम पे 2 रुपये आएंगे या किसी यूपीआई पे, वो 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाते हैं, करते 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 डबल हो जाते रहते हैं। तो आपको लगता है कि अरे यार पैसे डबल होते जा रहे हैं, जब हर चीज़ ज़्यादा ही स्मूथ चल रही हो। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें से कोई एक भी अगर आपके साथ हो रहा है ना इंटरनेट पे, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कभी नया किस्सा सुनने में मिला है जी, एयरपोर्ट से कॉल आता है, ये जो आप डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, वॉइस क्लोनिंग की जिस हिसाब से आप बात करते हैं, बंदा फ्लाइट में है, फ्लाइट आनी है रात के 10 बजे, 8:30 या 9 बजे के आसपास कॉल आता है, और चांस की बात है कॉल क्या आता है, मेरे को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। ये यूजुअली यूएई की फ़्लाइट्स में ज़्यादा रहता है या थाईलैंड की फ़्लाइट्स में ज़्यादा रहता है। यूएई की फ़्लाइट्स में ज़्यादातर, दुबई की जो फ़्लाइट्स है उसके अंदर यही होता है कि कस्टम वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि अधिकतर लोगों की आदत होती है छोटा मोटा कुछ भी वहाँ से सोना चांदी ले आते हैं। सोना बोला जाए इनफैक्ट, तो सोना चांदी तो मुँह से निकल जाता है, छोटा मोटा ले आते हैं, चाहे छुपा के लिए आए चाहे पहन के लिए आए। फ़ोन क्या आता है कि मेरे को कस्टम वालों ने पकड़ लिया है और मैं कुछ सोना लेकर आ रहा था, और अभी आप 3 लाख रुपए फटाफट एयरपोर्ट पे लेके पहुंच जाइए। तो घर वालों को उस टाइम इतनी सूझबूझ भी नहीं होती कि ये देखे कि उसकी क्या फ़्लाइट लैंड कर चुकी है या नहीं कर चुकी। और मज़े की बात, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि जब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब ये पहुँचते हैं, उनका ऑलरेडी गैंग मेंबर्स वहाँ पे होते हैं। उसको ये बोल दिया जाता है कि ये आदमी शर्ट में, इस ट्राउज़र में, इस कलर की शर्ट, इस कलर की ट्राउज़र, और ये फ़ोन होगा उसके हाथ में, इसको ये बैग हैंड ओवर कर देना। पूरा मैप किया जाता है एक एक करके। 3 लाख 4 लाख लोगों ने खोए हैं इस चीज़ के ऊपर। और 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब वो बंदा घर पे फ़ोन करता है कि मैं पहुँच गया, गाड़ी भेज दो, तब तक तो वो कहता है पैसे चले गए या पैसे जाने वाले हैं। और ऐसा भी सर किस्सा होता है कि उसका फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया जाए। जैसे इस दौरान जो एपिसोड हम लोगों की नॉलेज में जो आया, उस बंदे का फ़्लाइट लैंड होती है 10 बजे,
11:30-12 बजे तक, जब तक वो पैसे नहीं पहुंच जाते, उस बंदे का फ़ोन ही बेसिकली ब्लॉक रहा। इनकमिंग आउटगोइंग बताती है कि हमारा कुछ भी नेटवर्क ज़ीरो आ रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सबसे कॉमन टेक्निक ये होती है जब आपको एक रैंडम कॉल से, एक रैंडम नंबर से बार बार कॉल आता है, रेगुलरली कॉल आता रहे, सो दैट दूसरी तरफ नंबर इंगेज शो करे कि आप दूसरे बंदे को कांटेक्ट ना कर पाएँ। और आपने बड़े अच्छा पॉइंट ये बताया कि टाइमिंग बहुत बड़ा खेल है। मैं इतना मानता हूँ। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ मैं। हमने बात करी लस्ट की, लालच वगैरह की। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर मैं किसी एल्डर सिटीजन को लालच दूंगा, काम नहीं करेगा। किसी यंगस्टर को डराऊंगा, काम नहीं करेगा। लेकिन वही मैं रिवर्स कर दूं, मैं एल्डर सिटीजन को डराऊं और यंगस्टर को लालच दूं, तो परफेक्ट काम कर जाएगा। तो क्रिमिनल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। उनको पता है मानसिकता से खेलना कैसे है, ये बंदा कहाँ से आता है, क्या एज है इसकी, इसकी इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से इसको डील करेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ये कोई यंगस्टर फंस गया। कभी नहीं ये देखा होगा कि कोई जो एल्डर सिटीजन है वो स्टॉक मार्केट स्कैम में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है। तो ये अच्छी खासी मैपिंग भी करते हैं। देखिए, कोई नया नवेला कोई क्रिमिनल होगा तो अलग बात है, लेकिन जो ठीक ठाक एक्सपीरियंस साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको पता है कि यार बंदा कहाँ से आ रहा है, इसको किस तरीके से कैसे बात करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये क्रिमिनल्स अडेप्टिव भी होते जा रहे हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट सबसे ज़्यादा खतरनाक बात हमारे लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली एनसीआर, हमारे यहाँ पे शादी का माहौल शुरू हो जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आजकल शादी के कार्ड्स फिजिकल तो आते नहीं, आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। 100%। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ उन 3-4 महीने, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने, जैसे मान लीजिए जैसे आप हैं, आपका कोई सच में दोस्त रोहन करके है, आपको रैंडम नंबर से एक आएगा, एक एपी की फाइल आएगी, उसमें लिखा है कि जी रोहन बेड्स फलान ढमकान। अब कोई भी नॉर्मल इंसान, उसको तो रोहन अच्छा मेरा दोस्त है, डेफिनेटली मेरे जैसा भी होगा तो खोल देगा, खोल के तो देखेगा, चाहे उसके बाद फिर रोहन को कांटेक्ट करे ना करे, बस वो एपी के फाइल में मैलवेयर है। जैसे ही आपने खोला, या तो फ़ोन का एक्सेस उनके पास है या कुछ ना कुछ, क्योंकि बेसिक उनको आपके फ़ोन का एक्सेस चाहिए। और आपने जहाँ तक फ़ोन के एक्सेस की बात है, कुछ जैसे मैंने रेड फ्लैग्स बताए, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो जहाँ से 100% फ़ोन का एक्सेस मिल सकता है। वो तरीके क्या हैं? OTP शेयरिंग। कभी भी कहीं भी रैंडम OTP भी आप शेयर कर रहे हैं, आप 2 बार सोचिए कि भाई कौन है, क्या है, वेरीफाई करना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज किसी ने इंडियन बैंक लिख दिया, कोई भी बैंक लिख दिया, आप ये नहीं बोल सकते जी ओहो मैं तो जी OTP शेयर कर दिया। पहली बात OTP शेयर। दूसरा है लिंक क्लिक करना। कोई लिंक कितना भी जेन्युइन लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आज जैसे अगर मैं हूँ, मुझे इंग्लिश मान लीजिए मुझे रशियन नहीं आती, मैं AI पे जाके एक रशियन सा सॉलिड व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट कर सकता हूँ, और किसी रशियन को भेजूंगा तो उसको लगेगा अरे तो किसी फेलो रशियन नहीं भेजा है। तो लैंग्वेज वो बैरियर खत्म हो चुका है कि जी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, ये आती है, वो आती है। कन्विंसिंग मैसेज बनाना आज AI की मदद से चुटकियों का खेल है। तो सेकंड है लिंक। थर्ड है सबसे घातक, वो है स्क्रीन शेयरिंग। ऐसे आजकल बहुत स्कैम सामने आ रहे हैं। वो कहेंगे, आपको कॉल करेंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका KYC कराना है। एक फॉर्म भेज देंगे। अब वो फॉर्म आप खोलेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा, वो आप नहीं भर पाएंगे, 4 कन्फ्यूजन होंगी। तो वो फॉर्म जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है। फिर वो कहेंगे अच्छा सर आपसे फॉर्म नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, आप ना स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं आपको एक एक करके गाइड करूँगा, एनी डेस्क वगैरह पे आ जाओ आप। स्क्रीन शेयर, एक बात याद रखिए, स्क्रीन शेयर जब भी आपको कोई करने को बोलते हैं, पहली बात तो कोई जेन्युइन अथॉरिटी आपको स्क्रीन शेयर करने को नहीं बोलेगी। कोई भी बोल दे, आप सतर्क हो जाइए, यार यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इस स्कैम में क्या होता है, स्क्रीन शेयर की, अच्छा जी जब तक वो फॉर्म भर रहे हैं उनके पास आपका नंबर है, उनको OTP चाहिए। तो जैसे ही भेजा OTP सामने दिख गया, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर्ड है, ऊपर से OTP दिख गया, खटाखट आगे उन्होंने OTP डाल अकाउंट खाली कर दिया, स्क्रीन शेयर हो गई ना। और एक आजकल एक और नया आ चुका है, व्हाट्सएप जो आजकल हैक हो रहे हैं जी। एक लिंक आता है या एक OTP आता है, और वो कहते हैं जी मान लीजिए आपका कोई सच में कोई दोस्त है, वो कहेगा अरे यार मेरा दूसरा नंबर है, सेव कर ले, ये लिंक क्लिक कर यार। ये हाल ही में पीछे केस हुआ था, बहुत आता है जी, बहुत आता है। पीछे हाल ही हम पॉडकास्ट में बैठे इसलिए मेरे को एक केस याद आया। हाल ही में केस हुआ था, वो एक बंदा है, उसको टेक्स्ट आता है व्हाट्सएप पे, अब वो कहता है अरे यार मैं तेरा वो दोस्त हूँ और मेरा नया नंबर है, मैंने नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, सब्सक्राइब कर दे इसको। उससे लिंक भेजा एक, तो आम सी बात है, उसने कहा अच्छा देखते हैं। वो लिंक क्लिक किया, कुछ समय बाद व्हाट्सएप ही ना खोल पाया, व्हाट्सएप ही हैक हो गया है। और व्हाट्सएप तो चलिए हैक हो गया है, अब उसके व्हाट्सएप नंबर से दूसरों उसके कॉन्टैक्ट को मैसेज किया जा रहा है, अरे मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। बहुत कॉमन है। और उस जो बंदा फंसा है, उसके एम्प्लॉयज़ ने सच में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ये सोच के कि अरे बॉस तकलीफ में है, पैसे कमा गया। एक सॉफ्टवेयर है वाइप, हाँ, इसमें कंपोनेंट है वॉइस टू वॉइस, तो इसका बहुत यूज़ करते हैं भाई। $10 डालेंगे या 10 पाउंड कह लीजिए, $10 10 पाउंड डाल के
आपके नंबर से मेरे को कॉल कर सकते हैं, जबकि एक्चुअली आपने कॉल नहीं किया। और ऐसे और बहुत tools आ रहे हैं। ये कंपनी इसका एक्सेस क्यों देती है सर? ये सबसे बड़ा सवाल ये है, और लोगों को इससे शिकायत भी है कि यार इतना अगर आप फ्रीली या फिर छोटे अमाउंट में अवेलेबल कर 800 देंगे, रुपये 900 रुपये में आपने वॉइस टू वॉइस के एक्सेस दे दिए। हाउ डेंजरस इट इज। इसका अगर मैं आपको शुरुआत ले जाऊं तो जब आज से 2.5 साल पहले जब चैट जीपीटी आया था, तो ऐसा नहीं है एआई उससे पहले नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं जब से वो आया है एक अलग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। कॉमन हर किसी को पता है जी एआई क्या होता है, और अब एकदम से उसकी भरमार शुरू हो गई है। अब हुआ क्या, उस समय पर जो एआई के गॉडफादर हैं जॉफरी हिंटन, उन्होंने जिन्होंने एआई का इजाद किया है, उन्होंने और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने उन्होंने कहा कि यार हम एक पैक्ट साइन करते हैं कि 6 महीने तक सारी दुनिया भर में कंपनीज रुक जाएं, हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि एआई है क्या, क्योंकि ये पहली बार हमारे सामने ऐसी चीज़ आई है जो आउट ऑफ सिलेबस है, हमें पता ही नहीं ये चीज़ होती क्या है क्या नहीं है, खुद का दिमाग है इसके पास। अब अच्छा पैक तो था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपको क्या लगता है लोग रुके होंगे? बिल्कुल नहीं रुके। लोगों को पैसे दिख रहे थे, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लोग अपना बढ़ते गए। और ये मैं बड़ी कंपनीज की क्यों बात करूँ, छोटी कंपनीज भी हर बंदा चाहता है भैया मेरी कस्टमर बेस बढ़ जाए, तो सबने बनाना शुरू कर दिया। अब आपने जो बोला है कि ऐसी क्यों फ्रीली अवेलेबल है, यही प्रॉब्लम है कि हर कंपनी चाहती है जी मेरे को कस्टमर मिले, तो भरमार मैं बोला तो है, आप डीप फेक सॉफ्टवेयर लिखिए, आपको पूरी लिस्ट आराम से गूगल पे मिल जाएगी, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और अगेन अमाउंट बहुत छोटा होता है इन चीज़ों का। तो सवाल यही आता है कि जब कंपनीज ऐसा कर रही है, देखिए आप उनको रोक नहीं सकते हैं, सरकार अलग अलग है। कोई मेन बात यह है, एआई सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, ग्लोबल मुद्दा है। आज इंडिया कोई लॉज ले भी आए, मान लीजिए कुछ भी, जैसे हम अभी गेमिंग की बात कर रहे थे, अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं हिडन डेंजर्स भी हैं। अगर कोई गेमिंग एडिक्ट है तो वो इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू भी गेम्स एक्सेस कर सकता है, वीपीएन चेंज करके वीपीएन कर सकता है। आप इलीगल, अब टेलीग्राम वगैरह पे कितनी चीज़ें ऐसी आती हैं, और 10 प्रकार है, क्योंकि देखिए ग्लोबली तो और प्लेयर्स हैं ना जो चाहेंगे कि यार ये मार्केट बढ़िया, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये हमारी गेमिंग का इस्तेमाल करे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर एक इनिशिएटिव अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन उसके जो हिडन डेंजर्स है ना, उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपने ये मुद्दा उठाया है, ये सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, ग्लोबली इस पर बात चल रही है, अलग अलग सरकारें इससे परेशान है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में थोड़ी डीपफेक बन रहे हैं, बाहर कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग। लास्ट ईयर कई बार बहुत बुरा लगता है, पीएम सीएम डांस करते हुए दिखा रहे हैं कुछ भी, और ये तो नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे। ये इस चीज़ को तो शायद ब्लॉक करना चाहिए गवर्नमेंट को। पीछे एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी सबसे बड़ी टेक कंपनीज़ की, 20 सबसे बड़ी टेक कंपनीज़ की, उन्होंने कहा कि जी एआई से जो जनरेट हो रहा है ना, उसमें वाटरमार्क लगा लेंगे। अब ये ठीक है, लेकिन कितनों को आप वाटरमार्क लगाओगे? क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि हर एक पोस्ट, आप खुद सोचिए ना, कितने अरबों पोस्ट जाते होंगे सोशल मीडिया पे, किस किस पे वाटरमार्क लगाओगे और किस किस पे नहीं लगाओगे? लोग तो जनरेट ही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ। पहले क्या होता था कि अगर आपको कैनवा आता है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, कैनवा आता है, एडिटिंग आती है, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आजकल तो थैंक्स टू एआई आप कुछ भी बना रहे हैं। क्या हम इंडियंस जो है, जैसे चाइना की, दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वॉल, अफ्रीका की बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वॉल है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो चाहेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी फ्लो है, इट्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या हम इंडियंस ऐसी सिक्योरिटी वॉल नहीं क्रिएट कर सकते? देखिए, डेमोक्रेसी में होना और ना होना दोनों के पॉजिटिव और नुकसान भी हैं। अब जब चाइना की बात करते हैं, देखने में अच्छा तो लगता है कि यार ये खटाखट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन वो इसलिए भी होती है क्योंकि वो लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। डेमोक्रेसी थोड़ी है वो कि जी हम पहले लोगों से पूछेंगे 4 चीज़ें फिर करेंगे, वो उन्होंने डिसीजन ले लिया, फिर वो कर देते हैं, चाहे कोई हंसे रोए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में वो फ़ायदा है कि आप डेमोक्रेसी है, आपकी बात सुनी जाती है, या हमारा जो कोई लॉ भी आता है तो भी पब्लिक डोमेन में उसके रूल्स डाले जाते हैं कि भाई कुछ आपको फीडबैक देना तो बता दो, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव भी ये है कि कहीं ना कहीं उससे स्पीड हमारी थोड़ी कम भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जितना जल्दी आप भरोसा करेंगे इंटरनेट पर, उतनी प्रॉब्लम है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय पर हमारे जवान जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वो शहीद हुए थे, उस समय पे बहुत इंस्टाग्राम पे आया था कि हमारे जवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। आप ये सोचिए, बॉर्डर के पार वहाँ के जो साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जैसे APT 360, APT 36 इनफैक्ट, या APT 36 एक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। क्या लोगों को मैसेज आने लग गए कि अरे हम भारत सरकार से बोल रहे हैं और जी हमारे जवानों के लिए हमें कुछ करना है, आप डोनेशन दे दीजिए 10 रुपये से 100 रुपये के बीच, जो आपको अच्छा लगे, फैमिलीज़ को हम दे देंगे। अब लोग उस टाइम, अब टाइमिंग देखिए, लोग उस टाइम भावुक थे
कि अरे Patriotism एक हाँ होता ही है, पेट्रियटिज्म हाँ, थी, एक रहता पीक ही पर है, थी। हाँ, बिल्कुल लोगों ने कहा कि अरे यार भारत, कोई लिंक नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, सिर्फ एक मैसेज लिखा भारत सरकार, उन्होंने उस पर ही भरोसा कर लिया। अब आप किसी ने 50 रुपये भी दिए होंगे, लेकिन कितनी बड़ी आबादी में कोई 50 रुपये भी दे रहा है, तो सोचिए, सबसे बड़ी बात पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है वही पैसे बॉर्डर पार के जाकर इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं, बेसिकली मिसयूज है, मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है फंड्स का। तो छोटी सी बात है, आप जितना ट्रस्ट करेंगे चीज़ों पे, आपको नहीं पता कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसे आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा एआई के ज़माने में तो और मुश्किल हो गया है। तो आपको तो ये गांठ बांध देनी चाहिए कि यार मैं भरोसा नहीं कर सकता, चाहे मैं शक्की हो जाऊँ कोई बात नहीं, मैं दो बार चेक करूँ, दैट्स ओके। आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि सर हमें कैसे पता लगे कि जी बैंक से मैसेज आया है या फिर कोई गवर्नमेंट से मैसेज आया है। बहुत सिंपल है सर, वो टिपिकल पुराना तरीका है। आपको जब भी कोई स्कीम, एजेंडा, कुछ भी चीज़ आती है, आप उस पर जाने से पहले नेट पे सर्च कर लीजिए क्या ऐसा सच में कुछ है या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो आपके 2 मिनट सेव कर लेगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कितने लोगों को कॉल आती है आपके जी बिजली का बिल कट जाएगा, अब बिजली कट जाएगी, आपके पानी कट जाएगा, पुलिस, जो डिजिटल अरेस्ट में भी हुआ कि जी पुलिस पकड़ लेगी आपको। अरे भाई 2 मिनट शांति से सोचो तो सही कि क्या हो रहा है। आप उसमें बहते चले जा रहे हो, भरोसा करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे कोई बात बोल रहा है। और ये मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की गलती है, और सिर्फ भारत में नहीं है, वर्ल्ड वाइड इंसानी फितरत है, हमें इंटरनेट पे भरोसा है। आज जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ लिखेंगे उस पर, जो वो आंसर देगा ना 99% आप उस पर विश्वास करेंगे। जबकि कोई दूसरा बंदा बोल रहा होगा आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप, बड़ा इजी एग्जाम्पल देता हूँ। गूगल मैप पे वो गलत डायरेक्शन आपको दिखाएगा, फिर भी उस पर जाएंगे, जबकि बंदे 4 बोल दे कि नहीं भाई तुम्हें दाएं लेना चाहिए था, आप लेंगे बाएं। हुआ है एक ऐसा एक एपिसोड, वो, हाँ वो एक हमारे को ना वायर वैसे कर दिया गया है। हाल फिलहाल में पीछे हुआ ही है बॉम्बे के अंदर, हाँ मैप ने गलत डायरेक्शन शो कर दी। एग्जैक्टली। तो आप ये देखिए, इंसानी फितरत है कि टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना बहुत लाजमी सी बात है, लेकिन वही हमें रुकना पड़ेगा। क्योंकि आप क्रिमिनल्स को कम मत आंकिए, वो 24 घंटे एक ही फिरात में रहते हैं, कैसे नई चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए। आज हम यहाँ बैठ के डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो बैठ के अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे होंगे कि जी और क्या नया ला सकते हैं जिससे हम किसी को अटैक कर सकें। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है डेटा शेयरिंग की। हम अपनी तरफ से जो इतना डेटा शेयर करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा इशू है। तो ये सर जो हम ये ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, सारा डेटा हमारा चला जाता है। आपका मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस। अब ये जो डेटा हमारा जा रहा है, ठीक है ये नेसेसिटी है, आज ग्रोसरी हो गई या ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, ये तो एक ई कॉमर्स कह लीजिए, ये तो बिल्कुल एक स्पीडली है जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, नेसेसिटी भी हो चुकी। अर्जेंसी कह लीजिए कि भाई मेरे को तो बहुत अर्जेंसी के अंदर कुछ चीज़ चाहिए, कुछ लोगों का लथार्जीनेस कह लीजिए इसको। तो ये जो डेटा जो इन कंपनीज के पास जाता है, क्या ये डेटा भी फॉर सेल होता है? देखिए एक बात हमें सबको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है देन यू आर द प्रोडक्ट। बहुत पुरानी कहावत है। लोगों को लगता है इंटरनेट बहुत बढ़िया जगह है यार, मेरे को ऐप फ्री मिलता है, मेरे को सब फ्री मिलता है। यार क्यों आपको कोई फ्री देगा? आप कभी ये भी तो सवाल पूछो। इसलिए देगा बिकॉज आपका डेटा बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा पहले जब अगर आप कभी याद करें, जब हमारे एग्जाम होते थे बचपन में और हम पढ़ते थे, सोचते थे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, हर माँ बाप एक लाइन बोलते थे, भाई तुम अपना बेस्ट दो, बाकी तो फिर ऊपर वाले के हाथ में जो होगा। अरे भाई जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो कर सकते हैं। आपने मुझे बोला कि जी कंपनीज डेटा यूज़ करती हैं वगैरह वगैरह, मैं मानता हूँ कि ऐसे 100 तरीके हैं जहाँ से आपका डेटा निकलता है और कभी कभार आपको देना पड़ता है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं अगर आप उनकी परमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप यूज़ नहीं कर सकते उन ऐप्स को। बिल्कुल ठीक है। तो अब वहाँ फंस गए। मेरी जो मेरा मुद्दा है वो वहाँ नहीं है। मेरा मुद्दा है जहाँ ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पर भी अपना डेटा शेयर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर के बाद वो बोलता है अपना फ़ोन नंबर दो, आप दे देते हैं। अरे भाई क्यों देना है? फ़ोन नंबर ज़रूरी है आपका खाना बनाने के लिए? नहीं ज़रूरी है, आप मना भी कर सकते हैं। हम आपसे जब आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, आप पैन नहीं देते, वोटर ID नहीं देते, आप क्या देते हैं? आधार देते हैं, जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स अटैच्ड हैं। सबसे सेंसिटिव चीज़ आपकी वही है, बट आप उसको बिल्कुल सीधा दे देते हैं। चाहे होटल में आप, इनफैक्ट पीछे एक स्कैम भी बस्ट हुआ था जहाँ पर, और एक इकलौता स्कैम नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो आधार मिसयूज़ कर रहे थे। लेकिन आधार कैसे मिसयूज़ कर रहे थे? वो जाते थे लोकल होटल्स में जाके एक बंदे को 500 रुपये थमा दिए। अब जब हम होटल जाते हैं वो क्या करता है, हमारा आधार लेता है, स्कैन करके एक फ़ाइल बना देता है। वो 500 रुपये बंदे को दिए वो फाइल के लिए, फ़ाइल ले ली, पूरी फोटोकॉपी कर दी और वापस कर दी। तो उसके पास तो आधार आ ही गया ना। तो ये भी तो एक लीकेज है ना। क्यों? क्योंकि आपने आधार दे दिया। अच्छा बहुत लोगों को लगता है आधार देना मैंडेटरी है। आधार देना मैंडेटरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है। और बहुत ही, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं,
देखिए 90% टाइम्स आप आधार ना दे तो बढ़िया है। 10% अगर आप मुझसे बोलते हैं कि नहीं सर आधार कभी कभार देना पड़ता है, तो उसका भी एक समाधान है। समाधान क्या है? आप मास्क आधार की जो सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपने आधार को मास्क कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक्स ब्लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स जो आपके आधार से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, उसको ब्लॉक करना भी बहुत आसान हो गया है। और कोई भी हमारी कंट्री में कोई एंटिटी नहीं है जो मास्क आधार ये सबको मना करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोलती है और सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि भाई आधार आप पहली बात तो मैंडेटरी नहीं है, अगर मैंडेटरी हो आप ये सब कर लीजिए। कोई और भी आप प्रूफ दे सकते हैं, ID प्रूफ कोई और भी दे सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग थोड़े लापरवाह हैं, थोड़ा वैसे कम ही बोल रहा हूँ, काफ़ी लापरवाह है। हम कुछ ना कुछ अपना शेयर कर देते हैं। ईमेल आईडी जी मैं हमेशा बोलता हूँ आप देखिए 2 ईमेल आईडी बनाइए, एक पर्सनल जिससे आपको एक्चुअल काम है और एक जो आप हर जगह शेयर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ शेयर कर दिया वहाँ शेयर कर दिया। तो ये छोटे छोटे डेटा लीकेजेस प्रॉब्लम होती है। ये तो देखिए लोगों की साइड हो गई। जहाँ तक कंपनीज़ की बात है, ये ज़रूर है कि बहुत सारी कंपनीज़ आपका डेटा का लेन देन करती थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में अब डेटा प्रोटेक्शन लॉज आ गए हैं। हमारी कंट्री में जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका आना बाकी है, लेकिन उसके रूल्स बहुत सॉलिड है। उसका सबसे पेचीदा रूल, इनफैक्ट सबसे जो पेचीदा जो क्लॉज है वो पेनल्टी क्लॉज है। वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी अगर इसका पालन नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी है, और पेनल्टी अप टू 250 करोड़ रुपीज़ है। अप टू 250 करोड़, और अप टू मतलब स्टार्टिंग 50 करोड़ से है। तो कोई स्टार्टअप हो चाहे बड़ी कंपनी हो, 50 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है मैं कहूँगा, क्योंकि आप जब तक बड़ा डंडा नहीं लगाएंगे तब तक कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। इसलिए ये जो कॉल्स आते हैं, हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स ले लीजिए, हम SBI से बोल रहे हैं आप क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। बेसिकली इन सबको क्या आपका डेटा ही चाहिए? सबको डेटा चाहिए आपका, और डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि अगेन या तो कोई उसकी फेरबदल कर सकता है, कोई जी बेच सकता है, या फिर कोई देखिए मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा डेटा यूज़ होता ही है अपने कस्टमर को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी और कंपनी को देने के लिए। मान लीजिए मैं सोशल मीडिया कंपनी हूँ, पूरे दिन ये पिज्ज़ा के ही वो देखता रहता है, ये लो जी पिज्ज़ा कंपनी, ये इसका डेटा है, तुम इसको पिज्ज़ा पिच करो सो दैट ये तुमसे सामान ले ले। ये फिर भी कहीं ना कहीं क्लीन, देखिए शुरुआत तो इस क्लीन प्रैक्टिस के साथ ही हुआ था, लेकिन बैक एंड में आपको नहीं पता जी कौन सी आपका डेटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुरुआत आपसे है। जितना डेटा आप लीक अपने हाथों करेंगे उतनी मुसीबत है। ठीक है, मानता हूँ कहीं कहीं आपको ज़रूरत देना पड़ता है, वहाँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं देना पड़ता वहाँ तो आप रुक जाइए। वहाँ पे रुक जाइए। तो सर ये जो आपने बताया कि भाई 6ठी के बच्चे 7वीं के बच्चे या जो एजुकेटेड क्लास भी नहीं है, आज बेसिकली वही एक एजुकेटेड क्लास को या अनएजुकेटेड क्लास को, भाई जो पढ़े लिखे भी नहीं उनको विक्टिम बना रही है। तो इसका हब अगर बोले तो इसके हब्स भी तो होंगे, इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी तो होंगे। सर जब कोविड आया, बड़ा सिंपल है, कोविड आया बहुत लोगों की जॉब्स गई और शहर में हालत ख़राब थी, गांव में भी बहुत हालत ख़राब थी। अब एक जगह जामतारा, वहाँ उनको लगा जी एक ये रास्ता दिखा कि साइबर क्राइम बहुत बढ़िया है यार, यहाँ तो ट्रेनिंग भी कम लगती है, एजुकेशन भी नहीं चाहिए और पैसे तो पता नहीं कितने सारे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली गलत डायरेक्शन में चले गए और उसके रिजल्ट उनको मिलने लग गए जी, पैसे कमाने लग गए। अब जब जामतारा पैसे कमाने लग गए तो इसकी सीरीज़ भी आई है नेटफ्लिक्स में। अच्छा, जब नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई तो इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये फेमस हो गए, लेकिन कोई क्रिमिनल फेमस नहीं होना चाहता, क्योंकि क्रिमिनल तो चाहता है मैं चुपचाप ऑपरेट करूँ अपना। लेकिन हुआ क्या, जामतारा को देखा देखी कितने सारे जो स्पॉट्स, अब जब मैं हब बोलता हूँ, हब एक विलेज हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने गलत इंस्पिरेशन ले ली। आज अलग अलग स्पॉट्स शुरू हो गए हैं। आप मेवात, न्यू, भरतपुर, अलग अलग जगह हैं, मथुरा, जहाँ से लोग ये ऑपरेट करते हैं। और जहाँ आपने बात की ट्रेनिंग, देखिए ऐसा मेरा मानना है कि आउटसाइड प्लेयर्स ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। आउटसाइड प्लेयर्स आकर इन हब स्पॉट्स में, क्योंकि देखिए एजुकेटेड तो है नहीं, इनका माइंड पोल्यूट करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं रेगुलरली, जिससे ये साइबर क्राइम करें और ये यहाँ से अपना कट ले जाएं। और कल को अगर ये लोग पकड़े भी जाते हैं, ये नहीं पकड़े जाएंगे, जो क्राइम कर रहे हैं वही पकड़े जाएंगे। तो इनके लिए तो प्यादे हो गए ना ये, प्यादे हो गए। तो और ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है एंटी नेशनल एक्टिविस्ट भी होते हैं जो चाहते ही हैं। देखिए आपको अगर देश को बर्बाद करना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं ना, ये भी तरीका है कि जी मैं ऐसी आर्मी तैयार करूंगा, साइबर क्राइम करेंगे। और साइबर क्राइम इतना, अब इनफैक्ट पीछे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 10.5 ट्रिलियन US डॉलर्स का नुकसान होगा ग्लोबली बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम इंडस्ट्री। 3rd लार्जेस्ट GDP इन द होल वर्ल्ड, अगर आप GDP के हिसाब से जाएं, इस हिसाब से बढ़ रहा है। और इसके बहुत सारे नुक्ते भी हैं, मतलब क्यों इसके अंदर लोग आते हैं। ट्रेनिंग कम टाइम देना है कंपेयर टू जो आप एजुकेशन 5-7 साल की करते हैं, पैसे इतने ज़्यादा हैं, पकड़ना बहुत मुश्किल है।
ये जो आपने स्पॉटर की बात की ना, ये जानबूझ के ना ज़्यादातर ये बॉर्डर पे होते हैं। बॉर्डर मतलब इंडिया बॉर्डर नहीं, स्टेट बॉर्डर। क्योंकि कल को कोई पुलिस के पास जाएगा, 2 स्टेट्स की पुलिस भी तो अलग है ना। ज्यूरिसडिक्शन है कि मैं ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जा सकता, यही मेरी जब ज्यूरिसडिक्शन तक वो बात चलेगी वो पता नहीं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये बड़ा इशू रहता है। और इंडिया के बाहर तो आप भूल ही जाइए, अगर कोई बाहर कोई क्रिमिनल ऑपरेट कर रहा है तो फिर क्या करें, कुछ नहीं कर ये सकता। बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि उसको ट्रैक करना, पकड़ना, अच्छा मैं कहता हूँ ट्रैक हो भी गया, सब कुछ हो गया, आपको क्या लगता Proof है क्या है? बड़े नहीं, मैं कहता हूँ प्रूफ भी है। सर इसका प्रूफ कैसे लेकर आएगी गवर्नमेंट? भाई उसका आईपी एड्रेस ही ये लोग बेसिकली, इनके तो स्टैटिक डायनेमिक दोनों आईपीस चलते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बड़े से बड़ा जो क्रिमिनल आप बोल लीजिए, एंटी नेशनल क्रिमिनल, अगर गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, सब कुछ है, हम क्यों उस बंदे को उठाकर यहाँ नहीं ला पाते? क्यों हम विजय माल्या या नीरव मोदी ऐसे कोई बंदा, मतलब ये एक साइबर क्रिमिनल नहीं लेकिन एग्जाम्पल है, क्यों हम उनको पकड़ के नहीं ला पाते? क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अलग है, कानून अलग है, और वहीं पे ये लोग खेलते हैं। तभी तो आप कभी भी देखिए ना, आप मूवीज़ में देखते होंगे जी क्रिमिनल कहता है मैं देश छोड़ के भाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून अलग है, हमारा कानून अलग है, वो बात होगी, कुछ होगा, उसी फेरबदल में ही चीज़ चली जाती है। तो इस चक्कर में ये लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, अनएजुकेटेड लोग और डेस्परेट लोग, ये 2 तरीके के लोग हैं जिनको सबसे प्राइम टारगेट्स की तरह पकड़ा जाता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये यंगस्टर्स को पकड़ते हैं जो एडल्ट नहीं है। तो कल को पकड़े भी गए तो जुवेनाइल में जाएंगे, जेल में नहीं जाएंगे। तो ये हर चीज़ की एक आप देखिए बारीकी से प्लानिंग होती है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा। और इनको ललचाना आसान है। आप खुद देखिए ना, जो बंदा एजुकेटेड नहीं है, वो पावर्टी में है, उसको आपने बोला जी तेरे को महीने में मिनिमम 50 से 60 हज़ार मिलेंगे, तू हमारे साथ आ जाए, वो बंदा तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाएगा। उस समय उसको क्या सही है क्या गलत है ये नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा भैया भूखमरी है, मेरे माँ बाप को, भैया मेरी फैमिली को चाहिए, तो मुझे तो करना है ये चीज़। और बाद में लत बन जाती है। बाद में कितने लोग ऐसा नहीं है कि जी वेल टू डू नहीं हो गए या फिर जी अच्छा हो गया, लेकिन लत हो गई ना जी, हम तो ये 1-2 लाख कमा रहे हैं, अब तो हम और कमाएंगे, 10 कमाएंगे, 15 कमाएंगे। इसलिए अभी काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स पकड़े गए नोएडा में, गुरुग्राम में, बहुत ऐसा कॉल सेंटर्स चल रहे हैं इसके ऊपर। एक इनफैक्ट बड़ा अच्छा एक जोक है, हम लोग 3-4 लोग कॉन्फ्रेंस में थे, साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी, और हम ऐसी बात कर रहे थे कि अगर हम दिल्ली से गुड़गांव या दिल्ली से नोएडा अगर जाएं और ऐसे बिल्डिंग्स पास करें, ऐसी कितनी बिल्डिंग्स होंगी जो बाहर से दिख रही हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, अच्छा कॉल सेंटर, अंदर से आपको पता नहीं क्या हो रहा है, वो फसाड क्रिएट किया हुआ है जी। और जैसा कि आपने कहा, जैसे नोएडा में अपने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए बनाए गए कि भाई तुम जाओ उभरो, वहाँ से बीच में कोई 1-2 भी ऐसे कोई हो रैकेट्स चल रहे हैं, क्या पता है आपको, बस्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रैकेट बस्ट कर दिया काम हो गया। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि जी रैकेट्स तो बस्ट हो रहे हैं, बढ़िया है, भाई बन भी तो रहे हैं, बन भी रहे हैं, नए लोग जितने बस्ट हो रहे हैं उससे डबल, एटलीस्ट डबल तो बन रहे हैं। जिस हिसाब से हम जो क्राइम जो देखते हैं, तो सर डरते क्यों है लोग फिर? ये मतलब ये एक तो सबसे पहले एक तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ हो, आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता किसी के साथ, इन केस हो गया तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? किसको रिपोर्ट करना चाहिए? कौन सी करेक्ट ईमेल आईडी है, या क्या उसको गूगल करना है, और क्या उनको लिखना है वहाँ पे? तो ये थोड़ा सा एक ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए कि थोड़ा छोटा मोटा भी साइबर क्राइम हो गया, कई बार ईमेल हैक हो जाता है, कई बार व्हाट्सएप हैक हो जाता है, तो कहाँ रिपोर्ट करें? सर 2 टाइप के क्राइम हैं, एक है जब आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, एक है जब फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है। तो पहले हम फाइनेंशियल फ्रॉड पे आते हैं, जब पैसे चले गए आपके। अब जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, ये सारे ही करने हैं। जैसी क्राइम हो, पहली बार टाइम वेस्ट कभी नहीं करना। सबसे बड़ी चीज़ साइबर क्राइम में आप लोग ये समझ लीजिए, टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। जितना टाइम वेस्ट करेंगे, चाहे कुछ भी, आप बहुत लोग मैंने देखा है वो सदमे में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारी बदनामी ना हो जाए, उनको खुद समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ कैसे। बट आपके पास टाइम नहीं है, आप जैसे ही आपको पता लगे सबसे पहले 1930 पे कॉल करिए। गवर्नमेंट की ही ओरिजिनेटेड फ़ोन नंबर है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की ही जो है वेबसाइट है, वहाँ जाके कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट का आपको कॉपी भी मिलती है। अब ये 2 काम हो गए। तीसरा होता है साइबर क्राइम सेल, तो आप जाइए, अब आती मेन कहानी शुरू। किसी अच्छे वकील को पकड़िए। क्यों? क्योंकि RBI की एक नोटिफिकेशन है, बहुत साल पहले आई थी, उसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। आज वो नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आपने बैंक को 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर रिटर्न, प्रॉपर उसके प्रॉपर नुक्ते लगा के सब कुछ दे के भेजा, क्या भेजा, प्रॉपर एक साइबर क्राइम कंप्लेंट बना के भेजी विद इन 72 आवर्स, और बैंक फिर देखेगी इस मामले में कि नेग्लिजेंस लेवल कितना है, आपकी गलती कितनी है, सर्कमस्टेंस कितना है। लोग कहते हैं जी सारी गलती मेरी, मैंने OTP शेयर किया, मैंने ही किया। हर टाइम सारी गलती आपकी नहीं होती है, केस टू केस भी डिपेंड करता है कि गलती कितनी है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने काम 72 आवर्स के अंदर किया तो बैंक के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
तो Okay. एटलीस्ट मैं कहता हूँ जीरो ना सही 20, 30, 40, 50% आ जाए, कुछ तो आ जाए। कुछ तो है। लेकिन लोग क्या करते हो, 3 दिन की जो विंडो होती है ना, गोल्डन विंडो, उसको मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होती है बातें। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई गारंटी नहीं है, केस टू केस डिपेंड करता है। बट यू बैंक कैन डू योर बेस्ट। हाँ, आप अपना तो आप करो ना। अपना तो बेस्ट करिए। आप अगर 3 दिन बाद ये सब कर रहे हैं तो बैंक भी बोलेगा जी आपने तो अपनी ड्यूटी की नहीं। और लॉ भी कहता है कि एज अ सिटीजन आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी मुझे कोई लॉ नहीं पता था, मुझे रेगुलेशन नहीं पता थी। ये पहला हो गया मैं जहाँ, सीधा इसको बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो हाँ इट्स नॉट कंसिडर्ड इन द आइज ऑफ लॉ। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जहाँ आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ डीप फेक बहुत बन रहे हैं, बदनामी हो रही है जी, तब क्या करना है? तब ठीक है 1930 करिए, cybercrime.gov.in करिए, आप साइबर क्राइम सेल जाइए। इसके बाद आप जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर है, मैं तो कहूँगा उसको प्रॉपर एक कंप्लेंट बनाई जाती है, लेकिन अपनी तरफ से आप ये 2-3 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। रिपोर्ट करिए, जो इनका जो पोर्टल है अपना हर सोशल मीडिया वाला का होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है वो रिपोर्टिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो प्रॉपर अगर आप एक कंप्लेंट बनवाएंगे, उसको भेजेंगे, तो लॉ कहता है कि 15 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में उनका जो ऑफिसर है उसको आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। ग्रीवियंस ऑफिसर कहते हैं उसको। ग्रीवियंस ऑफिसर आपको बिल्कुल बताएगा, रिपोर्ट देगा प्रॉपर कि जी अच्छा ये आपका हमें समझ लिया है, आपका ये और वो मुद्दे में देखेगा। और ऐसे मैंने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ लोगों की वो वीडियो हट जाती है, क्योंकि देखिए मेन मुद्दा क्या, आपको प्रॉब्लम है जी ये अकाउंट देखो अश्लील मेरी फोटोज डाल रहा है, ये मेरी डीप फेक बना रहा है, तो सोशल मीडिया प्रोवाइडर को आप क्यों लिख रहे हैं कि भाई तुम इस अकाउंट को बैन करो, एक्शन लो इसके अगेंस्ट। मतलब कई बार होता है कि किसी फीमेल्स की हाँ। गलत फोटोग्राफ्स डाल दी, तो उसमें घबराना नहीं है आपको, आप सीधा उसको कंप्लेंट कीजिए उसको। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का केस हमने किया है जहाँ पर उनका जी कभी अकाउंट हैक हो गया, तो कभी कोई उनके नाम से फेक अकाउंट चला रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो यही होता है, आप ग्रीवियंस ऑफिसर के पास आपने भेजा, प्रॉपर कंप्लेंट भेजी, वो देखेगा, आपको बातचीत चलेगी, लेकिन फिर उसकी लीगली देखिए, जहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, वहाँ दूसरे पर डंडा आ जाता है। इशू कब आता है, लोगों को बात नहीं पता। लोग जैसा कि आपने कहा, कोई घबराता है, कोई अच्छा घबराने से ज़्यादा मैंने कितने लोगों को देखा है वो कंप्लेंट नहीं करते। क्यों? बदनामी से डर लगता है। बदनामी भी नहीं, वो कहते हैं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, नाउम्मीदी, ये और बड़ी प्रॉब्लम है। मैं किसी को जानता हूँ, अच्छे खासे वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन है, सब कुछ है उनके पास, मतलब इस हद तक है कि अगर एक कॉल करेंगे एसीपी तक कॉल आराम से चली जाएगी। उनके पास पीछे एक स्कैम हो गया, 1 महीने तक रिपोर्टिंग नहीं की। 1 महीने किसी पार्टी में उन्होंने ये जिक्र किया ऐसे मेरे साथ हुआ, तो हम लोग सारे शॉक्ड किए, ऐसे क्यों, मतलब क्यों नहीं किया, क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक बार जो पैसे चले गए वापस थोड़ी आने। अरे आप तो एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे ना अपने। एग्जैक्टली तो आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो ना आप कोई सरकार को बोल सकते हैं, ना आप पुलिस को बोल सकते हैं, आप करिए तो सही। अच्छा, बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि जी पुलिस हमारी नहीं सुनती, ये नहीं करती। भाई कोई ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं पुलिस वाले ख़राब हैं। आप बेसिक चीज़ समझिए, पुलिस वाले इतने हैं, केसेस इस लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो उनकी आपको तादाद, रिपोर्टिंग भी तो प्रॉपर तरीके से देनी पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से देनी पड़ेगी। फॉलो अप, लोग फॉलो अप नहीं करते हैं। बहुत बार मैंने देखा है जी, अच्छा पुलिस के पास चले गए, एफआईआर करवा दी, अब हम 2 महीने बाद जाएंगे। अरे भाई तुम जब गए हो ना, उस एक दिन में शायद उसके पास और 10 साइबर क्राइम कंप्लेंट आ गई हो, और वो सिर्फ साइबर थोड़ी देख रहा है, कोई जी कुछ और, कोई ईव टीजिंग है, कोई कुछ है, क्या है। तो इंसान है ना, 10 केस आ रहे हैं तो ज़रूरी तो आपको सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपका नाम याद रहेगा। लेकिन अगर आप फॉलोअप करे जा रहे हैं, बैंक से भी अगर आप फॉलोअप करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनता है और रिकॉल वैल्यू भी आती है कि अरे यार ये बंदा। सर मेरा ईमेल अकाउंट हैक हो गया था, एक पाकिस्तानी, अच्छा, इस्लामाबाद की लोकेशन आ रही थी, जो हैकर था। तुरंत मैंने जैसे अपने बताया cybercrime.gov.in, यहाँ से ईमेल आईडी लेके डीसीपी साइबर क्राइम को हमने ईमेल किया, और सीसी एसीपी साइबर क्राइम और जो तमाम उस वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडीज़ थी सबको हमने भेज दिया। विदिन 72 आवर्स उन लोगों ने हम लोगों को हमारा ईमेल रिट्रीव करके दे दिया। क्यों? क्योंकि आप प्रोएक्टिव थे, हमने फटाफट काम शुरू किया 5 मिनट के अंदर 5, क्योंकि उस ईमेल्स पे आपके पासवर्ड्स, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, और आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमेशा एक इंसान को 2 ईमेल आईडी जरूर बनानी चाहिए, एक पर्सनल और एक पब्लिक के लिए, जो एक पब्लिक डोमेन में आप जो अपने विजिटिंग कार्ड के अंदर लिखवा सकते हैं। इनफैक्ट आप ये यूपीआई, मैं तो कहता हूँ यूपीआई के साथ भी सेम चीज़ करनी चाहिए। बहुत लोग अपना यूपीआई मेन अकाउंट के साथ अटैच करते हैं कि अगर कल को यूपीआई आपका जो हैम्पर हो गया, वो आपके मेन अकाउंट में बंदा घुस जाएगा। आप 2 अकाउंट बनाइए, जो दूसरा एक अपना मेन रखिए, उस कभी भी यूपीआई को अपने मेन अकाउंट से ना ट्रांसफ़र करिए, दूसरा अकाउंट बनाएं, जितने पैसे आपको 2 हफ्ते में या महीने में चाहिए सिर्फ उतने ही उस अकाउंट में डालिए, कि कल को खुदा ना खास्ता आपका यूपीआई आपका हैम्पर हो गया तो उतने ही पैसे जाएंगे जो आपने 1 महीने के लिए डाले, आपकी जीवन भर की कमाई नहीं जाएगी। कितने केस मैं देखता हूँ, इनफैक्ट जब मैं आ रहा था यहाँ पे आज दिन में, मुझे कॉल आता है कि जी मेरे इतने पैसे चले गए, 80-90 हज़ार चले गए मैं तो जी मेरे अकाउंट में मैंने किया था, मेरी तो सैलरी भी नहीं आई है। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ लोग डेली कर रहे हैं, अवॉइड करी जा सकती है। Exactly. बेसिकली ये अवॉइडेबल है, जिसको हम कर सकते हैं।
तो सर जैसे अभी एआई आ रहा है, इंडिया जो है भाई 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसी हिसाब से एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये भी बनने वाली है ये क्राइम की, और इसको जन्म दिया एआई ने। तो क्या ये एआई के आने के बाद वाइट कॉलर जॉब्स ये खोने का खतरा, क्या लगता है आपको सर? सर ये सबसे बड़ा सवाल है। हर जगह मैं किसी कॉलेज, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, उसमें हर जगह जाता हूँ, कोई पूछ ही लेता है एक एक्सपर्ट से तो देखिए हाँ। इच्छा रहती है ना जानने कि की। जी क्या होगा। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। आप अगर थोड़ा पहले चले जाएं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी मशीन्स जब आई थी, तो लोगों ने कहा अरे यार जॉब खत्म, सब मशीन चलाएगी। हुआ क्या? बिल्कुल कुछ जॉब्स खत्म हुई, लेकिन मशीन को चलाने की जॉब चालू हो गई। जब कंप्यूटर आए तो भी सेम चीज़ हुई कि कंप्यूटर सब कुछ ले लेगा। तो क्या हुआ? जॉब गई, लेकिन कंप्यूटर जिसको चलाना आता था उसके लिए बहुत बढ़िया जॉब बन गई। वो सेम चीज़ एआई के साथ हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इसकी अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी। जितना टाइम वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर कंप्यूटर्स को लगा, उससे कई गुना तेज़ी से ज़्यादा एआई आएगा। लेकिन जॉब्स बिल्कुल जाएंगी, नो डाउट जाएंगी। इनफैक्ट पीछे मैं देख भी रहा था, एक स्टैट था जिसमें कह रहे थे कि कुछ 90 मिलियन जॉब्स, 90 नहीं 70 मिलियन जॉब्स जाएंगी, लेकिन 90 मिलियन जॉब्स नई पैदा भी हो जाएंगी। तो जी आपका फोकस गलत है। आप ये मत फोकस करिए जी कहाँ जॉब जाएगी नहीं जाएगी। आप इतना देखिए, एआई से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ, एआई आपको रिप्लेस तो शायद फ्यूचर में करे ना करे, लेकिन आज अभी वो इंसान जिसको अच्छी तरीके से एआई को इस्तेमाल करना आता है, वो ज़रूर आपको रिप्लेस करेगा, 100% करेगा। क्योंकि उसको पता है वो ट्रेंड के साथ चल रहा है, उसको पता है कैसे क्या करना है। जब कंप्यूटर्स आए, आप एक ट्रेंड देखिए ना, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कब जन्मी है? वो इंटरनेट के थ्रू जन्मी है। अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, न जाने क्या क्या, वो रेवोल्यूशन आया था। वो सेम रेवोल्यूशन आज आया है एआई के उसमें। तो अगर आपने इस समय पर सही चीज़ कर ली, यानी आज वो चीज़ सीख ली, मैं ये नहीं कह रहा एआई टूल सीख के बैठ जाइए, आप देखते रहिए कि एआई आपकी इंडस्ट्री में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अपडेटेड रहिए, सीखते रहिए। अगर वो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही जगह ही पहुंचेंगे। लेकिन उसके अंदर एक इशू है, आज मैं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, जो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या आप जो कह लीजिए जो जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन अर्ली 2000 कंप्लीट अपनी कर ली, 2010 से पहले, उन लोगों को तो एआई का ए भी नहीं पता। आज हम लोगों को एआई का ए भी नहीं पता। हम लोग थोड़ा बहुत भाई गूगल से पढ़ लेते हैं, या कोई ऑनलाइन सेशंस, आप जैसे कोई भाई बंधु मिल जाते हैं, उनका सेशन अटेंड कर लिया, थोड़ी बहुत नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग अपने आप को एआई के अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट कैसे लेकर आए? थोड़ी सी एडवांसमेंट मतलब थोड़ी बेसिक और थोड़ी सी एडवांसमेंट। देखिए बेसिक एडवांसमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे। तो कैसे बेसिक से शुरुआत करी जाए नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए? सर पहली बात तो मुझे लगता है थोड़ी सी मिथ है, क्योंकि मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे क्या को बात है, मैं इस चीज़ के लिए तो मेरे मैथ्स से मेरे को डर लगता है। साइंस मैंने इस चक्कर में नहीं ली थी, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आया, फिर वकालत करी और उसके बाद यहाँ आ गया। तो ऐसा मेरे को भी लगता था कि जी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मेरे को अब जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज है। आप अगर आप स्टार्ट करना शुरू करिए, तो देखिए कोई ये नहीं बोल रहा कि आप कोडिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, आप टेक्निकलिटी में मत घुसिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि एआई एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये मेरे बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट कर रही है। कोई जी अगर कोई मान लीजिए कोई सोलर एनर्जी सेक्टर से है, कोई हेल्थ केयर सेक्टर से है, यहाँ पर एआई का क्या प्रभाव है। क्योंकि आप, इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा कि एआई इस प्रकार की चीज़ें मेरी इंडस्ट्री में कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को चलाने वाला बंदा में चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी कॉर्पोरेट्स में, इंडिया में तो अभी नहीं आया, लेकिन बाहर एआई मैनेजर की जॉब पोस्टिंग शुरू हो चुकी है। एआई मैनेजर क्या है कि जो कंपनी एआई अपने यहाँ डलवा रही है, उसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। सर वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट आ गए, सिंगापुर की कंपनीज ने एआई वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट निकाल दिए, सामने लगाए, और बेसिकली एआई इन्फ्लुएंसर आ गए। अब मेरे को तो एक बहुत डर लगता है, सॉरी, मैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, बट आप देखेंगे ऐसे ऐसे टूल्स आ गए, एआई इन्फ्लुएंसर्स पैदा कर दिए। कायरा स्टार्टअप है, और ये चलेगा। मतलब वो जिस हिसाब से द वे दीज पीपल आर डूइंग वंडरफुल, जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं आजकल, और किसी नेस्ले की एडवर्टीजमेंट, पेप्सी की एडवर्टीजमेंट कम आती है, कैनवा की एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती है। अच्छा सर, इसमें सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत लोग नहीं नोट कर रहे, ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता है पब्लिक डोमेन में है, मुझे लगता है हम अभी भी एक एआई बबल में हैं। जैसे .com बबल आया था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे उस टाइम .com बबल में जो कंपनी के साथ इंटरनेट जुड़ गया, अजी चलो फंडिंग ले लो, आज वो सेम चीज़ हो रही है। 100% जो कंपनी या जो आदमी एआई की बात करे, अच्छा बहुत बढ़िया,
फूटेगा बबल, और मुझे लगता है ये अगले साल तक फूट जाएगा। अच्छे प्लेयर्स टिक जाएंगे। आप देखिए ना, गूगल अमेजोन भी तो उसी बबल के पार्ट थे, लेकिन इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, ऑर्गेनाइज थे, स्ट्रक्चर थे, बैकबोन्स अच्छे। आजकल तो वो क्या है, कोई ट्रेंड चल गया है, एआई कंपनी है, हाँ पैसा डाल दो, पैसा। एक कोई बंदा एआई के बारे में बात कर रहा है, अच्छा जी चलो ठीक है। तो मैं हर किसी को बोलूँगा कि जो भी बंदा नॉलेज गेन कर रहा है, आप और मी इंक्लूडेड, मेरी भी बात मत सुनिए, आप किसी इन्फ्लुएंसर की बात मत सुनिए, लेकिन उसको पढ़ के एक वेरीफाई करिए कि जी सर नॉलेज नहीं है ना। वही वो सिर्फ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी हम 2 दिन पहले एक स्टार्टअप पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट की, बहुत से स्टार्टअप्स वहाँ पे आए हुए थे एआई के बारे में। सर हमारा एआई का स्टार्टअप है, पैसे दीजिए। अरे वो कहते हैं प्रोटोटाइप बनाने के 30-40-50 लाख रुपए। तो मेरी सजेशन मांगी, मैंने कहा यार आप ये छोड़िए, आप 30-40-50 लाख रुपए इन स्टार्टअप्स के ऊपर खर्चा करेंगे, आप डीप टेक में, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट टेक पे, बायो टू वेस्ट पे आप लगा दीजिए। उसमें बेस तो है, आपको बेस तो है, एटलीस्ट आपकी स्टेबल। हमें अच्छा उनका क्या है टारगेट, यूनिकॉर्न बन जाएंगे। भाई सारे रिफ्राइज एआई नहीं होते, कोई नॉर्मल भी रह जाते हैं, क्योंकि इस पर टेक्नोलॉजी हर मिनट चेंज हो रही है। एडवांसमेंट जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, मिनट्स के अंदर वो इतनी ओवरलैपिंग चल रही है, और आप सोच रहे हैं कि मैंने बना दिया, जबकि इनके सर सर्वर्स और इनके जो आप क्या कहते हैं सिस्टम्स, वो ऑलरेडी किसी और सिस्टम्स के ऊपर ही अपनी कोडिंग कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है सर, और चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, हमारी इस 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। अगर आप इंटरनेट पे वापस जाके देखेंगे तो कुछ नया आपको मिल ही जाएगा एआई के उसमें। और बहुत लोग, जो हमारी जनता है, खासकर मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जो भी पढ़ते हैं, एक सोर्स कभी इनफ नहीं होता। एक पॉडकास्ट देख के आपको ये नहीं बन जाएंगे अरे वाह बहुत बढ़िया है। 4 और जगह पढ़िए, सीखिए, लगातार सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता लर्न अनलर्न का कॉन्सेप्ट आ गया है। वो ज़माना गया कि मैंने कोडिंग सीखी, अब 10 साल तक मेरा काम हो गया। सर बच्चों को एक मैसेज भी दीजिए। आजकल हम भी देखते हैं, हमारे घरों के भी बच्चे, कोई अगर पैराग्राफ भी लिखना होता है, कुछ हम लिख देंगे। किससे लिख दोगे? एआई से लिख देंगे। तो मेरा एक पेरेंट्स के लिए भी सजेशन रहती है कि आप अगर बच्चों को, आप ऐसे भी लिखवा रहे हैं ना बच्चों से, उसको बोलिए टूटा फूटा लिखो। आप पेपर पेन पे लिखवा लीजिए, उसको चैट जीपीटी का यूज़ मत करने दीजिए। आप करेक्शन करवा दीजिएगा चैट जीपीटी से। भाई एआई आपके सपोर्ट के लिए है। आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि डिपेंडेंसी उसके ऊपर मत लेकर आइए। सर MIT के पीछे रिपोर्ट आई थी जहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो एआई का ओवर यूज़ करते हैं, वो टेक्निकली आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो आउट हो रही, क्रिएटिविटी आउट हो रही है। और ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एआई पे बहुत भरोसा करते हैं, एक चीज़ है जिसको हम एआई हेलुसिनेशन बोलते हैं। हमारे वकीलों में एक पीछे केस आया था, बड़ा फेमस केस था। US में 2 वकील, उनको मैटर फाइल करना है अगले दिन, बड़ी जल्दी है। अच्छा, हमारे क्या होता है, हम ना केस लॉस डालते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए। तो उसने चैट जीपीटी पे गया, उसने सब कुछ लिख दिया, ये केस है वो है, मुझे 20 केस लॉ दे दो। चैट जीपीटी ने दे दिए, अगले दिन ने फाइल कर दिया। जब अगले दिन मैटर चल रहा है तो ये जज कंफ्यूज, इसने प्रोसीडिंग रोक दी। इसने बोला रुको, 1 केस नहीं, 2 केस नहीं, पूरे 20 के 20 केस लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, मन गढ़ंत, वो चैट जीपीटी ने अपने आप बना दिए। अच्छा, पढ़ के लगेगा कि वाह यार कन्विंसिंग तरीके से लिखा है। तो एआई हेलुसिनेट करता है। आप एआई को, जैसा कि सर ने भी कहा, असिस्टिंग मशीन की तरह लीजिए। एक इंटर्न होता है ना, जिससे आप सजेशन पूछ लेते हैं, उस पर निर्भर नहीं करते। आप खुद एक प्रोटोटाइप या जो भी आप चीज़ है आप खुद वो तैयार किया, अच्छा उसके बाद एआई की मदद ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद ये करता हूँ सर, कितनी बार कोई प्रोजेक्ट होता है, खुद दिमाग में डायरी ली, लिखे 5 पॉइंट लिखे, अब मैं फिर एआई से पूछता हूँ, हो सकता है कोई 1-2 अच्छे पॉइंट भी बता देता है, लेकिन बेस जो है वो आपका होना चाहिए। आप अगर जो हमारी अभी जो करंट जनरेशन है, अगर देखिए शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आएगा कि जी प्रोजेक्ट एआई से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। और उसका फिर अब रिवर्स नहीं है। फिर आप ये नहीं बोल सकते एक दिन जी अच्छा जी अब मैं वापस अपने दिमाग चालू करना शुरू करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको आदत इस हद तक हो गई है कि आपका दिमाग काम करना बंद करेगा और क्रिएटिविटी नहीं होगी। और इतना मैं बता दूं, फ्यूचर में अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी, ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको टिकाए रखेंगी। एआई नहीं टिकाएगा, एआई साथ दे देगा, लेकिन जो असली काम है आपकी खुद की क्रिएटिविटी से ही होगा। सर एआई जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर्स बहुत आज इंडिया में तो हमारे कम है सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म के। प्लेजरिज्म मैं बताया तो कॉपी जिसको आप कहते हैं ना, जी एआई आपने इंटरनेट से टीपा, मैं वर्ड आपको बता, टीपा, जैसे रट्टा मारना होता है वैसे टीपना होता है, कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। तो प्लेजरिज्म एआई ये एक इतना एडवांस होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर कि आपने जो भी चीज़ इंटरनेट से टिपी है, कॉपी पेस्ट जो भी करी है, उसका एआई जो है ना, यही एआई ये बता देगा कि इसने टिपा है। तो ये मत सोचिए कि चैट जीपीटी एआई 100% है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, गलतियां करिए। आप जितनी गलतियां करेंगे ना,
उतने आप बेटर बनेंगे। ट्रू। और ये नहीं समझते कि कहते हाँ, अच्छा ये इनके साथ एक बहुत बड़ी एक कमज़ोरी हो गई। एक कहते हैं वी हैव टू बी 100% करेक्ट। इनको बता दीजिए कि आपको 100% करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं तो, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि जो पुराने जो कहावतें हैं ना वो ही टाइमलेस हैं। वो जो टिपिकल बोरिंग तरीका जिसको आज यंगर जनरेशन में वो कहते हैं ना, अरे बोरिंग यार क्या वही चीज़ करो, मेरे को लगता है वही बेस है। आप कितने शॉर्टकट ढूंढ लीजिए, एआई से करना है उससे करना है, शॉर्ट टर्म में मज़ा आएगा, नो डाउट मज़ा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खुद देख लेना, आज आप कोई भी इंडस्ट्री में जो भी इंसान बना है वो हज़ार गलतियाँ करके ही कहीं बन के वो बैठा होगा। और आज बड़े से बड़े लोग, इलन मस्क जैसे लोग जो घिरे हुए हैं एआई वगैरह से, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग, वो एआई से काम ठीक है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निर्भर कोई नहीं होता। निर्भर कोई नहीं है। देखिए निर्भर होना ठीक भी नहीं है। वो जानते हैं ना, वो इसके इम्प्लीकेशंस, इसके इम्पैक्ट जानते हैं। वो जानते हैं किसी चीज़ के, किसी टेक्नोलॉजी के, बिकॉज ये इन लोगों का एक सपोर्ट रहा है सिस्टम, इस इकोसिस्टम को क्रिएट करने में। और अब तो लोग एआई कहते हैं, मैं समझता हूँ आने वाला अगली जो डिके होगी वो तो ऐसा होगी कि एआई तो ज़ीरो हो गया। जैसे वो डब्बे वाले कंप्यूटर्स थे ना, अब तो लोगों को शायद ऑडियंस को ये भी नहीं पता क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। थोड़ा सा सर एक जनरेशन को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्योंकि अभी एक आध स्टार्टअप्स ऐसे यूएस के अंदर भी, सिलिकॉन वैली में स्टार्ट हो चुके हैं। कहते एआई विल बी ऑब्सोलीट इन अनदर 10 years और सो। सर मैं कहूँगा एआई तो चलिए आ रहा है, नो डाउट, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एआई का नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगी। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की, वैसे तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको ब्रीफ में बोलूँ, एक सुपर कंप्यूटर की तरह मान लीजिए, बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको बेसिक उसमें बता रहा हूँ कि जो क्षमता एक कंप्यूटर की सोचने की और आंसर देने की होती है, उससे लाख गुना ज़्यादा स्मार्ट, लाख गुना ज़्यादा अच्छा आउटपुट देने की ताकत क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रखती है। लेकिन एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, सुपर इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। है क्या, देखिए एआई की अलग अलग लेवल होती हैं। ओपन एआई जो कंपनी है जिसे चैट जीपीटी बनाया, उनका एक प्रोजेक्ट है सुपर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। उन्होंने आज से कुछ महीने पहले, वैसे तो 1.5 साल पहले इसकी अनाउंसमेंट की थी कि हम 2027 तक सुपर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे। और अभी कुछ महीने पहले भी उन्होंने बोला मैक्स टू मैक्स 2027 एंड तक। अब सुपर इंटेलिजेंस क्या है? अगर आप डेफिनेशन जाए सुपर इंटेलिजेंस की, एक ऐसा एआई जो वो सब काम कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकते, कर नहीं सकते। जो इंसान सोच नहीं सकता ये वो सब काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो मूवीज़ देखी हैं, जो रोबोट, मैट्रिक्स वगैरह, मैं ये नहीं कहूँगा वो एकदम से आ जाएगा अभी, लेकिन उस तरफ जो पहली बार ऑफिशियल शुरुआत वो हो चुकी है। और अगर ओपन एआई बोल रहा है, उसने चैट जीपीटी लिया है, एक प्रूफ कर दिया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ भी आ रही है। और थोड़ा हमें जागने की ज़रूरत है हम सबको। हमें लगता है कि बड़े आराम से बैठ सकते हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और किसी के लिए वेट भी नहीं करेगी। हम में से किसी के लिए भी वो वेट नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि जी मैं कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा, देखिए लाइफ रेस नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल को आपको नुकसान नहीं होना चाहिए किसी टेक्नोलॉजी की आने की वजह से। इंटरनेट, बहुत लोग कहते थे, सोशल मीडिया, कितने लोग कहते थे अरे मैं यूज़ नहीं करूँगा। क्या हुआ? कोविड आ गया, मजबूरन ही सही, लेकिन आना तो आपको वहीं पड़ा ना। और आप लेट आए हैं। अगर आप सही समय पे आते, आप देखिए, आप ये इसलिए मत सीखिए कि आपको किससे कम्पीट करना है, रेस चल रही है। आप अपने लिए सीखिए कि मुझे सर्वाइवल के लिए अपना फ्यूचर मुझे अच्छा बनाना है, तो उसके लिए ये चीज़ तो भैया नॉन नेगोशिएबल है। डिमांड तो वही रहेगी ना, और आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते आप। भाग नहीं सकते हैं। और वो कहते हैं ना, हार जो है ना सब कुछ सिखा देती है। जैसे जीत सब कुछ सिखा देती है ना, वैसे हार सब कुछ सिखा। तो जिसको हारना नहीं उसको सीखना पड़ेगा। ट्रू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कॉन्वर्सेशन का, और बहुत मज़ा आया होगा हमारी ऑडियंस को। इतनी ज्ञान की बातें आपसे, देखिए मैंने भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है, लेकिन एक जो ऑरा है ना आपका, मज़ा ही अलग है। बात करके जो एक मज़ा आता है ना। और जिन ऑडियंस ने ये पूरा एपिसोड देखा होगा उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आगे इस ज्ञान को जितना आप आगे देंगे, जितना लोगों को बताएंगे, जितना लोगों का भलाई हो जाए, भाई ये साइबर क्राइम, ये जो फिशिंग स्कैम्स है या जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, इनसे बचा जा सके। क्योंकि आज हम हैं, कल को आप हो सकते हैं, परसों तीसरा कोई हो सकता है। तो लोगों को एक जागरूकता, एक अवेयरनेस, एक कैंपेन चलाया जाए कि ये सब चीज़ें ना करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सब प्लेजर सर, बहुत मज़ा आया। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि हमने बहुत ही रॉ कॉन्वर्सेशन, जो लोगों को मुझे लगता है वो रॉ कॉन्वर्सेशन ही पसंद आती है, क्योंकि वो उनको झलक जाता है कि यार देखो पेन पॉइंट की बात हो रही है, वो चीज़। और आई एम 100% श्योर कि कोई बंदा जिसने सुना होगा कॉन्वर्सेशन, कहीं ना कहीं अगर वो दो चीज़ भी कोई उठा ले, कोई भी चीज़ है, चाहे वो साइबर क्राइम की हमने बातें करी, एआई के फ्यूचर के बारे में बात करी, अगर यही लेकर इम्प्लीमेंट करे तो तब बात बनेगी। आप सिर्फ इसको सुने और फिर आपको लगे मैं एक्सपर्ट बन गया, एक एपिसोड और करेंगे सर, डेफिनेटली। इसके ना टूल्स बताएंगे उस एपिसोड में बच्चों के लिए,
खासकर जो मतलब 12th पास बच्चे हैं हमारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, 2-3 महीने के अंदर ही लेकर आएंगे, थोड़ा सा वेट तो आपको करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग सर से टूल्स आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और साथ में खुद भी आप सीख सकते हैं। थोड़ी सी एडवांसमेंट, अपने आप को आगे कैसे रखें जी। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ मत कीजिए। टेक्नोलॉजी आपके लिए है और आपकी भलाई के लिए। इसका मिसयूज़ ना कीजिए, ना किसी को करने दीजिए। और अगर कोई मिसयूज़ इसका करता है, सर वेबसाइट बता दीजिए दोबारा आप। जी, cybercrime.gov.in यहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, 1930 पर भी कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रहे, फॉलोअप करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रोएक्टिवली रिएक्ट करना और एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें बहुत लेट करते हैं, तो मुझे लगता है सतर्क रहिए और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि उसको हम रिस्पॉन्सिबली उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।